संविधान का अनुच्छेद 72 जो होता है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन यह क्षमादान जो होती है वो टोटली गृह मंत्रालय के अंडर में होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षमादान 5 तरीके से होता है। अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं तो ये जरूर याद रखेंगे, 5 कैटेगरी। अदरवाइज छोटा मोटा एग्जाम में तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है, तो आर्टिकल 72 में, यही बहुत है। पहला होता है क्षमा यानी पार्डन। देखिए ये सबसे पावरफुल चीज होता है। जब कभी भी राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के मतलब सलाह पर, अब हम बार बार नहीं बोलेंगे कि गृह मंत्रालय के सलाह पे, आप समझ जाइएगा कि जब भी डिसीजन लेंगे तो गृह मंत्रालय के सलाह पर लेंगे। तो जब कभी भी राष्ट्रपति कितना भी बड़ा अपराध या कितना भी छोटा अपराध को पूरी तरह उसको माफ कर देते हैं और कहते हैं तुम चले जाओ, तो उसे कहते हैं पार्डन या क्षमा। इसके बाद वो व्यक्ति एक नॉर्मल हो जाता है, आम आदमी हमारी और आपकी तरह हो जाता है। ये इतना पावरफुल होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अभी मुकदमा चल ही रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो मुकदमा चलने के दौरान भी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि नहीं नहीं इसे हम सजा से मुक्त करते हैं। तो ये ही चीज याद रखेंगे, इसमें पूरी तरह कंप्लीटली माफ कर दिया जाता है, अंडर ट्रायल में भी माफ कर दिया जाता है। ये सबसे पावरफुल होता है। तो पहला हो गया क्षमा। दूसरा जो होता है लघुकरण, इंग्लिश में इसे कम्यूटेशन कहते हैं। लघुकरण में क्या होता है कि सजा का जो नेचर होता है उसे बस बदला जाता है, लेकिन सजा की टाइमिंग को नहीं चेंज किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें केवल नेचर चेंज किया जाता है। जैसे किसी को 10 साल कठोर सजा है, कठोर सजा का मतलब जेल में आपसे कठोर काम करवाया जाएगा। तो किसी को अगर 10 साल कठोर सजा है और राष्ट्रपति को लगता है, वो गया राष्ट्रपति से दया याचिका करने के लिए, तो राष्ट्रपति को उचित लगेगा कि भैया इसको माफ नहीं करने लायक है, बहुत खतरनाक अपराधी है। तो राष्ट्रपति यदि उस पर लघुकरण यानी कम्यूटेशन कर देंगे तो उसकी 10 साल की सजा 10 साल ही रहेगी, बस उसका क्या बदलेगा, नेचर बदलेगा। तो कठोर से वो साधारण कारावास में हो जाएगा, यानी 10 साल कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदल दिया, यानी टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, केवल उसका नेचर यानी प्रकृति बदल गई, तो उसे कहते हैं हम लोग लघुकरण। अब इसी लघुकरण का एक दूसरा रूप होता है, उसे हम लोग कहते हैं परिहार। देखिए परिहार जो है ये लघुकरण की तरफ मिलेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाए, इसे कहते हैं रिमिशन। इसमें क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो गया, इसमें नेचर नहीं चेंज किया जाएगा, इसमें केवल टाइमिंग को घटा दिया जाएगा। इसमें नेचर चेंज नहीं होता है, टाइमिंग घटाई जाती है। जैसे 10 साल कठोर कारावास है, 10 साल कठोर कारावास है, देखिए इसमें नेचर नहीं चेंज होगा, कठोर का कठोर ही रहेगा, बस टाइमिंग घटा दिया जाएगा, 10 साल से इसे 5 साल कर दिया जाएगा। तो केवल और केवल टाइमिंग घटाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं परिहार के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह कौन सा ऐसा चीज है, मतलब कौन सा प्रावधान है जो फांसी की सजा पे नहीं लगता है। तो देखिए भैया परिहार जो है ना, ये रिमिशन, ये फांसी पे लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया नेचर चेंज नहीं होना है, यानी फांसी का फांसी ही रहेगा, केवल टाइम को घटाना है। तो क्या टाइम घटाएगा, नहीं, इसे आधा घंटा की जगह 20 मिनट फांसी दो। अरे भैया 20 मिनट दो तो 15 मिनट दो, टाइमिंग से क्या मतलब है, टांग दोगे मरबे करेगा वहां पे। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, इसे फांसी की सजा पर कभी भी परिहार नहीं हो सकता है। हाँ, फांसी की सजा पे लघुकरण हो सकता है। जैसे किसी को फांसी हो गई है तो फांसी का नेचर चेंज कर दीजिए, उसे आजीवन कारावास में बदल दीजिए। आजीवन कारावास में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह का लघुकरण हो गया, मतलब कैटेगरी चेंज करना, और इसमें केवल टाइमिंग चेंज करना। तो ये 3 समझ गए। अब चौथा और 5वां समझते हैं। देखिए चौथा जो है वो है विराम। विराम को हम लोग रेस्पाइट्स कहते हैं। विराम कब लगाया जाता है, जब जेल में कोई कैदी है उसका हेल्थ खराब हो जाए, जैसे जेल के अंदर कोरोना हो जाए या उसे टाइफाइड हो जाए या बड़ी बीमारी हो जाए, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और उसे नेचुरल मतलब जमानत टाइप में छोड़ दे सकते हैं, या फिर जेल में ही एक अलग से रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसकी कैदी के नेचर पर डिपेंड करता है, ताकि जब वो स्वस्थ हो जाए तो उसे वापस जेल में लाया जाए। या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसके ऊपर भी विराम या रिस्पाइट लगा सकते हैं। जैसे शबनम केस में वो गर्भवती थी, जब वो जेल में थी तो उसे जेल मेनू के हिसाब से नहीं रखा जाता है। उसे क्या किया जाता है, एक मतलब जिस तरह से गर्भवती महिला को ध्यान रखा जाता है या एक मरीज को ध्यान रखा जाता है, तो उसमें किया जाता है। तो स्वास्थ्य आधार पर हम लोग विराम को लगाते हैं। अब 5वां नंबर आता है, ये सारा का सारा चीज अनुच्छेद 72 में ही है, याद रखिएगा, आर्टिकल 72। अब आता है प्रविलंबन। अभी तो यही राष्ट्रपति ने लगाया है फांसी पर, इसे रिप्राइव कहते हैं। अभी देखिए प्रविलंबन में क्या होता है, ये स्पेशली फांसी के लिए ही आता है।
जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है तो उसको रोकने के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं रोकना है, टेम्पोररी रोकना है, तो टेम्पोररी रोकने के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रविलंबन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कह दिया आपको 25 फरवरी को फांसी दे दी जाएगी। अब आज की तारीख है 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें 25 फरवरी को फांसी दे देंगे। तो वकील को लगता है कि भैया एक हफ्ता मेरे पास टाइम है, हम राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगने चले जाएंगे कि भैया माफ कर दीजिए। पता चला राष्ट्रपति गए हैं अमेरिका दौरा पे, तब तो बेचारा को टांग देगा सब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति है ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर जाते हैं, प्रविलंबन कर देते हैं कि भाई साहब एक काम करो, अभी इसकी फांसी की सजा को रोक दो, हम अपना दौरा निपटा के आएंगे या फिर काम हम निपटा के आएंगे, फिर हम इसकी फाइल देखेंगे, फिर हम कहेंगे कि इसे माफ किया जाता है या नहीं। और जब हम कह देंगे नहीं से नहीं माफ करते हैं, जैसे अभी के इसके फांसी की सजा पर अभी भी रोक है, जो शबनम है उसे कहां फांसी दिया गया, हाँ कंफर्म है कि फांसी देना है, लेकिन उस पर रोक लगा हुआ है, किसी को डेट नहीं पता है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी क्या लगा हुआ है, प्रविलंबन। राष्ट्रपति ने रोका हुआ है कि जब तक मेरा प्रविलंबन है तब तक फांसी नहीं लग सकती। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रविलंबन हटा लेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट एक डेट डिसाइड कर देगी, भैया इस डेट को इसको टांग दो, इस ससुरी बहुत कूद रही थी, टांग दिया जाएगा, मर जाएगी वहां पे। तो आप ये पांचों टाइप का कैटेगरी समझ गए। ये सारा का सारा पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिला था। लेकिन राज्य का जो मुखिया होता है वैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल को भी ये सारी शक्तियां मिली होती हैं, बट आर्टिकल अंतर याद रखेंगे, वो 161 के तहत मिलता है। तो राज्यपाल 161 के तहत क्षमा कर सकता है और राष्ट्रपति 72 के तहत। दोनों में अंतर क्या है, राष्ट्रपति किसी भी तरह की सजा को माफ कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है फांसी भी। राज्यपाल जो है सब सजा माफ कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यानी तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, इसलिए कोई सेना का न्यायालय है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, उसने कोई सजा सुना दिया किसी फौजी को कि तुमने नियम तोड़ा है, हम तुम्हें 10 साल की सजा सुनाते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को भी माफ कर सकता है। बट राज्यपाल, सेना के मामले में राज्यपाल को कोई पावर ही नहीं है, इसलिए राज्यपाल फांसी की सजा और सेना के न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब यूएसए का कानून देखिए, अमेरिका के कानून में जो राष्ट्रपति है अभी जो बाइडेन है, जो बाइडेन भी किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बाइडेन भी अमेरिका के राष्ट्रपति, सेना ने अगर किसी फौजी को सजा सुना दिया, अमेरिका के किसी फौजी को सुना दिया कि कर्नल ने तुमने अपने सीनियर का आदेश नहीं माना, तुम्हें 10 साल की सजा, तो उसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। यानी यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि राज्यपाल से ज्यादा पावर राष्ट्रपति को है, और भारत के राष्ट्रपति का पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर से ज्यादा है। किस मैटर पे, मतलब सजा माफ कराने के मैटर पे।